क्या होगा जब किसी की खोई हुई यादें लौटने लगे, लेकिन उन यादों के साथ लौट आए उसका सबसे बड़ा दर्द। एक तरफ कियारा की बरसी, दूसरी तरफ मन्नत की वापसी की उम्मीद। और इसी बीच मन्नत ने ले लिया अपनी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक फैसला। उसे नहीं पता था कि सच की तलाश उसे उस रास्ते पर ले जाएगी जहाँ से लौटकर उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। क्या सचमुच आज उसकी यादें वापस आने वाली थी? तो जानने के लिए पढ़िए मन्नत एक जुनून भाग 31। उसे नहीं पता था कि सच की तलाश उसे उस रास्ते पर ले जाएगी जहाँ से लौटकर उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। क्या सचमुच आज उसकी यादें वापस आ जाएगी? जानने के लिए पढ़िए मन्नत एक जुनून भाग 31। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके पिछले भाग को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में मन्नत एक जुनून देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मन्नत एक जुनून भाग 31। पंखुड़ी कुहू को सुलाकर धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। कुहू गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन पंखुड़ी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह कहीं खोई हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। कबीर अंदर आया। उसकी नज़र सीधे पंखुड़ी पर गई। वह कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, फिर हल्के कदमों के साथ उसके पास आकर बैठ गया और कहा, वाइफी। कबीर की आवाज़ सुनकर पंखुड़ी की तंद्रा टूटी। वह हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। कबीर ने तुरंत नोटिस कर लिया। उसने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा, आप इतनी खोई खोई क्यों लग रही हैं? पंखुड़ी ने गहरी सांस ली, फिर कुहू की तरफ देखकर धीमी आवाज़ में बोली, कबीर, कल कियारा की बरसी है। यह सुनते ही कमरे का माहौल भारी हो गया। कबीर गंभीर हो गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर पंखुड़ी ने आगे कहा, और कल ही मनु भी वापस आ रही हैं। समझ नहीं आ रहा है कि किस बात की खुशी मनाऊं और किस बात का दुख। उसकी आंखें नम हो गई। एक तरफ हमारी मनु लौट रही हैं और दूसरी तरफ कियारा की बरसी है। दिल दोनों तरफ बट गया है। पंखुड़ी ने फिर अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। कुछ पल बाद फिर वो धीमी आवाज़ में बोली, कबीर, कब आएंगी हमारी मनु की यादें? कबीर ने उसकी तरफ देखा। पंखुड़ी की आंखों में नमी थी। सच कहूँ तो मुझे उस दिन का बहुत इंतज़ार है जब मनु हमें सिर्फ महसूस नहीं करेंगी बल्कि पहचान भी लेगी। जब उसे हमारे साथ बिताए हुए हर पल याद होगा। जब वो खुद मुझे पंखुड़ी कहकर बुलाएगी और उसे यह याद होगा कि हम दोनों ने कितनी शरारतें की थी। उसकी आवाज़ भर आ गई। माता रानी कोई चमत्कार करे, हमारी मनु को उसकी सारी यादें वापस मिल जाए। कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसके होठों से एक भारी सांस निकली और कहा, इंतज़ार तो मुझे भी है वाइफी, लेकिन। पंखुड़ी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। कबीर की आंखें गहरी हो गई थी। लेकिन क्या कबीर? पंखुड़ी ने धीरे से पूछा। कबीर एक पल उसे देखा और गहरी सांस लेकर कहा, जब यादें लौटेंगी तो दर्द भी लौटेगा। पंखुड़ी का चेहरा अब गंभीर हो गया। कबीर ने आगे कहा, हम सिर्फ यह सोच रहे हैं कि उन्हें अपने लोग याद आ जाएंगे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उनकी यादों के साथ उनका दर्द भी जुड़ा हुआ है। उसने नज़रें झुका ली। अधिराज अंकल की मौत, आयुष की मौत, उन दोनों का दर्द भी वापस आएगा। पंखुड़ी की आंखें एक पल के लिए बेचैन हो उठी। कबीर की आवाज़ और धीमी हो गई। वह फिर से खुद को मनहूस समझने लगेंगी, फिर से खुद को हर बुरे हादसे का कारण मानने लगेंगी। और यह बात मुझे सबसे ज़्यादा डराती है। पंखुड़ी अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। कबीर की भी आंखें नम हो गई। मुझे नहीं पता उस दिन क्या होगा जब उनकी यादें लौटेंगी। मनु मजबूत बनेंगी या फिर एक बार टूट जाएंगी। मुझे नहीं पता सारे रिश्ते सुलझेंगे या फिर से उलझ जाएंगे। लेकिन सच कहूँ, मुझे उनकी यादों के लौटने से ज़्यादा डर उनके दर्द के लौटने से लगता है।
अब पंखुड़ी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह तो अब सिर्फ यह सोच रही थी कि मन्नत को सब याद आ जाए, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि यादों के साथ कितना अंधेरा भी वापस आएगा। उसकी आवाज़ टूट गई। पता नहीं भगवान ने उनकी किस्मत में क्या लिखा है। क्यों हर बार वही दर्द से गुजरती है? क्यों हर बार उसकी खुशी अधूरी रह जाती है? आखिर कब खत्म होगा उसकी ज़िंदगी का ये इम्तिहान? ये कहते हुए पंखुड़ी की आंखों से आंसू बह निकले। कबीर ने उसे चुपचाप अपने सीने से लगा लिया। दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसानों के पास नहीं होता, शायद भगवान के पास भी नहीं। क्योंकि मन्नत की ज़िंदगी में जितनी गहरी मोहब्बत थी उतना ही गहरा दर्द भी था, और शायद इसी वजह से उसकी यादें भी खो गई थी। क्योंकि मोहब्बत को भूलना आसान होता है, लेकिन दर्द को भूलने के लिए कभी कभी पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर राठौर मेंशन डॉक्टर अभी अभी सालू का चेकअप करके उठे थे। उसकी जीभ बुरी तरह जल चुकी थी। दर्द के कारण उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह चाह कर भी ठीक से बोल नहीं पा रही थी। कमरे में नूतन जी, ओम जी और सावित्री जी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जीभ काफ़ी ज़्यादा जल गई है। 3-4 दिन तक इन्हें बोलने में परेशानी होगी। मैंने दवाइयाँ लिख दी है, समय पर देते रहिएगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन इस वक्त सालू के चेहरे पर दर्द से ज़्यादा उलझन थी। सालू का दिमाग तेजी से काम करने लगा। ये आखिर हुआ कैसे? उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे साफ याद है वह सूप सामान्य नहीं था। इतना गर्म सूप कोई सर्व नहीं करता। पहले ही चम्मच में लगा था जैसे आग निगल ली हो मैंने। उसकी भवें सिकुड़ गई। लेकिन किसने किया? अचानक उसके दिमाग में मन्नत का चेहरा उभरा। कहीं मन्नत तो नहीं? फिर अगले ही पल उसने खुद ही सिर झटक दिया। नहीं, वह इतनी चालाक नहीं है। बेवकूफ़ एक नंबर की। वह गुस्सा करती है, रोती है, चिल्लाती है, जलती है, लेकिन इस तरह का खेल। कुछ सेकंड बाद फिर वही शक लौट आया, लेकिन वो मुझे देखकर बुरी तरह जल रही थी। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। जब वेदांश ने मुझे अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया था, तब तो उसका चेहरा दिखने लायक था। उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान आई। पक्का उसके जाने के बाद उसी ने किसी मेड से सूप बदलवाया होगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और चेहरा आया, वेदांश। और इस बार उसके विचार खुद रुक गए। नहीं, वेदांश ऐसा नहीं कर सकते। उसने तुरंत इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। अगर वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते तो फिर मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते? उन्होंने खुद मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठाया, सबके सामने मुझे इस घर की खास सदस्य कहा, मेरे लिए स्पेशल सूप भेजा, और जाते वक्त भी कितनी नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे। सालू की आंखों में उलझन और गहरी हो गई। पहली बार उसके सारे समीकरण गड़बड़ा रहे थे, क्योंकि एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि यह कोई सजा थी, और दूसरी तरफ वेदांश का व्यवहार उसे यही यकीन दिला रहा था कि वह उसके बारे में गलत सोच ही नहीं सकती। नहीं, वेदांश बिना सबूत के कोई कदम नहीं उठाता, और अभी तक मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे उसे मुझ पर शक हो। फिर वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगा? उसने बेचैनी से करवट बदल ली। आज पहली बार उसका दिमाग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। वहीं नूतन जी की मोबाइल की रिंग बज उठी। उन्होंने स्क्रीन पर नज़र डाली। अनजान नंबर। उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, कौन? अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आंखें भय से फैल गई। क्या? उनका हाथ बुरी तरह कांप उठा। मोबाइल उनके हाथ से छूटकर सीधे फर्श पर गिर पड़ा। धड़ाम। कमरे में बैठे सभी लोग घबरा गए। नूतन, क्या हुआ बेटा? ओम जी तुरंत उठ खड़े हुए, लेकिन नूतन जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उनकी आवाज़ कांप रही थी। डैड, अंगद हॉस्पिटल में है। यह सुनते ही कमरे का माहौल जैसे जम सा गया। क्या? सावित्री जी घबरा गई। कैसे? क्या हुआ? ओम जी की भवें सिकुड़ गई। नूतन जी हड़बड़ाकर बोली, मुझे अभी जाना होगा। उनकी हालत ठीक नहीं है। वह तुरंत हॉल में आ गई। उनकी आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। वेद,
वेद, प्लीज़ जल्दी चलिए, अंगद हॉस्पिटल में है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या हुआ है। फ़ोन पर कुछ साफ नहीं बताया, बस इतना कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है। वेदांत सीढ़ियों से उतरते हुए बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर ना घबराहट थी, ना बेचैनी, ना कोई सवाल, जैसे यह खबर उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती हो। हालांकि अंदर ही अंदर उसकी आंखों में एक खतरनाक सुकून जरूर उतर आया था। आखिर जिस खेल की शुरुआत उसने की थी उसका पहला असर सामने आ चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर इसका एक भी भाव नहीं था। उसने अपनी घड़ी पर एक नज़र डाली और फिर बेहद सामान्य लहजे में बोला, रिलैक्स मॉम, पहले आप शांत हो जाइए, घबराने से कुछ नहीं होगा, हम अभी चलते हैं। नूतन जी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा था ना, मेरा दिल सुबह से घबरा रहा था, मुझे पता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वेदांश कुछ सेकंड उन्हें देखता रहा, फिर आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर अंगद ठीक होंगे, जब तक मैं हूँ आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मॉम। उसकी आवाज़ इतनी भरोसेमंद थी कि नूतन जी ने तुरंत सिर हिला दिया, लेकिन उसी पल वेदांश की आंखों में एक पल के लिए बर्फ़ जैसी ठंडक उतर आई। ठीक तो रहेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें मारने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए छुआ है कि डर कैसा लगता है। अब हर सुबह उन्हें यही सोचना होगा कि अगला वार कब होगा, और यही तो शुरुआत है। अगले ही पल वो फिर से बिल्कुल सामान्य दिखने लगा। चलते हैं मॉम, मैं ड्राइव करता हूँ। नूतन जी जल्दी से उसके साथ बाहर निकल गई। राठौर मेंशन के बाहर कार पहले से ही रेडी खड़ी थी, और अगले ही पल कार रात के अंधेरे को चीरती हुई हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। मन्नत की आंखें जैसे ही खुली, दीवार घड़ी में सुबह के ठीक 7 बज रहे थे। वह अभी पूरी तरह से सोकर उठी भी नहीं थी कि उसके कानों में झमाझम पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। वह झटके से बेड से उतरी और कमरे की बड़ी सी कांच वाली खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। बाहर का नज़ारा देखकर मन्नत हैरान रह गई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज़ बारिश हो रही थी। खिड़की के कांच पर पड़ती पानी की बूंदों को देखकर मन्नत खुद से धीरे से बुदबुदाई, अरे बिन मौसम बरसात, लगता है आज आसमान का भी दिल भर आया है, इसलिए इस कदर रो रहा है। ये कहकर उसके होठों पर एक बेहद मासूम सी मुस्कान बिखर गई, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि आज संडे है कि अचानक उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई और वह कल का दिन याद करने लगी जब अमृता उसके केबिन में आई थी। अमृता जैसे ही केबिन के अंदर आई उसने एक नज़र मन्नत पर डाली और तुरंत समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। अमृता उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, क्या बात है मन्नू? मन्नत के अंदर कुछ और चल रहा था, कुछ बहुत गहरा। अमृता ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया और पूछी, क्या बात है? मुझसे तो कह सकती है ना। कुछ पल तक मन्नत चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, अम्मू क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। सब कुछ इतना उलझ गया है कि कभी कभी खुद से ही डर लगने लगता है। उसकी नज़रें उस पर ही टिकी थी। दिल कहता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, कोई सवाल ना करूँ, कोई जवाब ना ढूंढूं, बस जो आज है उसे जी लूँ। उसके होठों पर अनजाने में हल्की मुस्कान आ गई। सर के साथ रहना अच्छा लगता है, उनका मेरे पास होना अच्छा लगता है, उनका मुझे देखना, मेरा ख्याल रखना, उनका हक जताना, सब कुछ अच्छा लगता है। उसकी आंखें फिर हल्की सी चमक उठी, लेकिन अगले ही पल वो चमक फीकी पड़ गई। लेकिन जैसे ही मैं उन्हें स्वीकार करने लगती हूँ, अतीत बीच में आकर खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा ही कोई हिस्सा मुझे रोक रहा हो, जैसे कोई आवाज़ कह रही हो कि पहले सच जानो फिर आगे बढ़ना। उसने अपनी भींगी आंखें बंद कर ली। मैं वर्तमान को जीना चाहती हूँ, लेकिन अतीत मुझे जीने नहीं देता, और अतीत को समझना चाहती हूँ तो वर्तमान सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज़ भर आ गई। बहुत अजीब सा युद्ध चल रहा है मेरे अंदर, दिल और दिमाग के बीच। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया। अमृता उसे एक पल देखती रह गई और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, सच क्या है, इतना क्या सोचना है मन्नू? सच यह है कि वेदांश तुम्हारे पति हैं और तुम उनकी मन्नत, बाकी सब सोचना छोड़ दो। और रही बात सवालों की,
तो धीरे धीरे सारे सवाल तुम्हारा दिल ढूंढ ही लेगा। इतना क्या सोचना है, तू बस एंजॉय कर। मन्नत ने गहरी सांस ली और फिर दृढ़ आवाज़ में बोली, नहीं अम्मू, अब और नहीं। अब मुझसे यह अधूरी जिंदगी नहीं जी जाती। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी यादें वापस लाऊंगी। यह सुनते ही अमृता का चेहरा उतर गया। वो घबराकर बोली, तू जानती है न मनु कि जब भी तूने अपनी यादों को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश की, हर बार तेरी हालत खराब हुई है। तुझे दर्द होता है, तू बेहोश हो जाती है और कई बार तो हालत इतनी बिगड़ जाती है कि हम सब डर जाते हैं। मन्नत ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में इस बार अजीब सी जिद थी। तब की बात अलग थी अम्मू। तब मेरे एहसास सोए हुए थे। मुझे किसी चीज़ से लगाव महसूस नहीं होता था, ना किसी जगह से, ना किसी रिश्ते से, ना किसी इंसान से। उसकी आंखों में वेदांश की तस्वीर तैर गई। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन अब सब बदल गया है। अब मेरा दिल जाग चुका है। अब मैं महसूस करती हूँ उनका प्यार, उनकी परवाह, उनका डर, उनका इंतज़ार। उसकी आवाज़ भर आ गई, मैं सर के साथ जीना चाहती हूँ अम्मू, खुलकर, पूरी तरह। मैं भी उन्हें प्यार करना चाहती हूँ, उन्हें महसूस करना चाहती हूँ, लेकिन बिना यादों के नहीं। हर बार ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा मुझसे छीन लिया गया हो। अमृता चुपचाप उसे देखती रही। मन्नत ने फिर कहा, मुझे तेरी मदद चाहिए। अमृता ने परेशान होकर पूछा, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मन्नत तुरंत बोली, मुझे उस जगह ले चल जहाँ मैं तुझे मिली थी। यह सुनते ही अमृता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी उंगलियां हल्के से कांप गई। मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सब लोग मुझसे सच छुपा रहे हैं। कोई मुझे मेरी यादों तक पहुँचने ही नहीं देना चाहता, क्योंकि सबको डर है कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और शायद उनका डर सही भी है। लेकिन अब मैं भागना नहीं चाहती हूँ अम्मू। वह कुछ पल रुकी और फिर बोली, तू मुझे सच मत बता, बस मुझे वहाँ ले चल जहाँ हम मिले थे, बाकी मैं खुद समझ लूँगी। कुछ क्षण तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर मन्नत ने धीरे से पूछा, एक बात बता अम्मू, तुझे पूरा यकीन है न कि मैं तुझे मुंबई में ही मिली थी? अमृता की आंखें फैल गई, क्योंकि पहली बार मन्नत ने बिल्कुल सही सवाल पूछा था। अमृता कुछ पल चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, सॉरी मनु, मैं यह रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने तेरी वो तरफ और तेरी वो हालत अपनी इन आँखों से देखी है। और हाँ, यह सच है कि 3 साल पहले तू मुझे इसी मुंबई शहर में ही मिली थी। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुझे मौत के मुंह में धकेलने का यह रिस्क नहीं ले सकती। मुझे माफ़ कर दे। अमृता की यह साफ मनाही सुनकर मन्नत की सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक कर गालों पर बहने लगे। वह रोते हुए बेहद भारी लेकिन जिद्दी आवाज़ में बोली, देख अम्मू, बात यहाँ रिस्क की नहीं है, बात मेरी खोई हुई पहचान और मेरी यादों की है। क्या तू सच में नहीं चाहती कि मैं बाकी लड़कियों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ? तुझे मेरी कसम है अम्मू, तुझे मुझे उस जगह ले जाना ही होगा। हो सकता है कि उस पुरानी जगह को अपनी आंखों से देखकर मेरे दिमाग पर लगी वो धुंध साफ हो जाए, मेरी यादें लौट आए, और या मैं उस रास्ते पर दोबारा चलकर अपने गुजरे हुए कल को महसूस कर सकूं। प्लीज़ अम्मू, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक तू ही मेरी आखिरी उम्मीद बची है। और अगर आज तूने भी मुझे मना कर दिया ना, तो बस समझ लेना कि आज से मेरी और तेरी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म। यह सोचकर मन्नत वापस वर्तमान में लौटी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बोली, मुझे आज अपनी यादें वापस चाहिए, हर हाल में। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र बेड पर गई और उसका चेहरा उतर गया। बेड का दूसरा हिस्सा खाली था, वेदांश वहाँ नहीं था। उसने तुरंत इधर उधर देखा, फिर मुंह बनाकर बुदबुदाई, यह क्या, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, सर यहाँ नहीं है। आमतौर पर जब भी उसकी आंखें खुलती थी, वेदांश उसके आसपास ही होता था। कभी सोफे पर बैठा लैपटॉप चला रहा होता, तो कभी उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता, और कभी बस उसे सोते हुए देख रहा होता। लेकिन आज कमरा खाली था। वेदांश को अपने आसपास ना पाकर उसे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। फिर उसने सिर झटक दिया, चलो पहले फ्रेश हो जाती हूँ। कुछ देर बाद तैयार होकर वह अपना मोबाइल हाथ में लिए कमरे से बाहर निकली,
लेकिन जैसे वो नीचे हॉल में पहुंची, उसके कदम अपने आप रुक गए। पूरा राठौर मेंशन असामान्य रूप से शांत था। ना कहीं किसी की आवाज़, ना कोई हलचल, ना कोई हंसी, कुछ भी नहीं। मन्नत ने चारों तरफ देखते हुए भव्य सिकोड़ ली। आज इतना शांत क्यों है सब? वह हल्का सा हंस पड़ी। लगता है मैं ही आज ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ। उसने अपने कदम संध्या जी के कमरे की ओर बढ़ा दी। जैसे वो कमरे में पहुंची, वेदांश वहाँ भी नहीं था। वह मन ही मन सोचने लगी, सर कहाँ चले गए? मुझे तो लगा कि माँ के कमरे में होंगे, लेकिन वह तो यहाँ भी नहीं है। वह कुछ पल यूं ही खड़ी रही, फिर वह गहरी सांस लेकर संध्या जी के पास बैठ गई और फिर मुस्कुराते हुए उनके चेहरे को निहारने लगी। लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं एक गहरी बेचैनी भी छुपी हुई थी। उसने धीरे से संध्या जी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, माँ, अजीब बात है ना, आप 3 साल से कोमा में हैं और मैं 3 साल से अपनी यादों के बिना। उसके होठों पर फीकी सी मुस्कान आ गई। लगता है हम दोनों में कोई बहुत गहरा रिश्ता है। मैं नहीं जानती कि आपके कोमा में जाने की वजह क्या है, लेकिन इतना ज़रूर महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मैं ही उसकी वजह हूँ। उसकी नज़रें झुक गई और इस घर के लोगों की आंखों में जो मैं अपने लिए देखती हूँ, मैं सब समझती हूँ माँ। सर की वजह से कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं। कुछ पल के लिए वह चुप हो गई, फिर उसने गहरी सांस ली। लेकिन आज मैं उस रास्ते पर जा रही हूँ जहाँ शायद मुझे मेरी यादें वापस मिल जाए। शायद आज मुझे अपने उन सवालों के जवाब मिल जाए जिनके साथ मैं इतने दिनों से जी रही हूँ। उसकी आंखें भर आई। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नूतन आंटी मुझसे इतनी नफरत करती हैं। आप इस हालत में कैसे पहुँची? और सबसे बड़ा सवाल, उसकी आवाज़ भर आ गई, सर मुझसे इतना प्यार करते हैं तो फिर उन्होंने मुझे 3 साल तक ढूंढा क्यों नहीं? उसने धीरे से अपना सिर संध्या जी के हाथ पर रख दिया। बहुत सारे सवाल हैं माँ, और अब मैं इन सवालों के साथ नहीं जी सकती। इसलिए आज मैं सच जानने जा रही हूँ। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब मैं राठौर मेंशन लौटूँ तो अपनी यादों के साथ लौटूँ। ये कहते हुए उसने एक बार फिर संध्या जी को देखा। उसी समय उसके मोबाइल पर मैसेज की आवाज़ आई। उसने फ़ोन उठाकर देखा। अमृता का मैसेज था, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मन्नत की धड़कन एक पल को तेज हो गई। उसने फ़ोन को कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली। लगता है वक्त आ गया है माँ, या तो आज मुझे मेरा अतीत मिल जाएगा या फिर हमेशा के लिए खो जाएगा। वह धीरे से उठी, एक बार फिर संध्या जी को देखा, फिर कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, उसके कदम अचानक रुक गए। उसका दिल अजीब सा धड़क रहा था। मन के किसी कोने से आवाज़ आई, बिना सर को बताए जा रही हो। उसने आंखें बंद कर ली। मैं जानती हूँ अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे। वो मुझे रोक लेंगे और शायद इस बार मैं खुद भी रुक जाऊँ। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। लेकिन मुझे जाना होगा, अपने लिए, अपने सच के लिए और शायद उनके लिए भी। यह सोचकर उसने खुद को संभाला और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। तभी उसकी नज़र सामने खड़े मेरे पर पड़ी। मन्नत तुरंत उसके पास आई और पूछी, सुनिए, आपके बॉस कहाँ हैं? नौकर एक पल के लिए घबरा गया। जी, वो सर तो नूतन मैडम के साथ हॉस्पिटल गए हैं। यह सुनकर मन्नत की भव्य सिकुड़ गई। वो घबराकर पूछी, हॉस्पिटल? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? जी, शायद अंगद सर को चोट लगी है, इसलिए सर मैम के साथ गए हैं। मन्नत का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। हालांकि अंगद उसे खास पसंद नहीं था, लेकिन किसी के घायल होने की खबर सुनकर उसे बुरा जरूर लगा। ज़्यादा चोट लगी है क्या? जी, यह तो मुझे नहीं मालूम मैम, सर के आने के बाद ही पता चलेगा। मन्नत ने हल्का सा सिर हिलाया। ओह। फिर अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसकी आंखें चमक उठी। मतलब सर घर पर नहीं है, यही मौका है मेरे पास। पहले अम्मू के पास पहुंचती हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। यह सोचकर वो तेजी से मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर बाद मन्नत राठौर मेंशन से बाहर निकल चुकी थी। ठीक उसी समय जब मन्नत मेंशन के गेट से बाहर निकली, उसी वक्त एक काली लग्जरी कार राठौर मेंशन के गेट के अंदर दाखिल हुई। कार में बैठा वेदांश की नज़रें अपने मोबाइल पर टिकी हुई थी। पूरी रात उसने लगभग हॉस्पिटल में ही बिताई थी।
अंगद की हालत देखकर नूतन जी खुद टूटने लगी थी और उन्हें अकेला छोड़ना वो सही नहीं समझ पाया था। असल में आज उसका पूरा प्लान कुछ और ही था। दोपहर 12 बजे कियारा की बरसी थी और वह मन्नत को लेकर शेखावत मेंशन जाने वाला था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस लड़की को वो अपने साथ ले जाने के लिए इतनी जल्दी लौट रहा है वह तो कुछ मिनट पहले ही घर से निकल चुकी है। बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। काले बादलों की वजह से दिन में भी अंधेरा जैसा एहसास हो रहा था। कार सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। पीछे की सीट पर मन्नत और अमृता साथ बैठे थे। मन्नत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जबकि अमृता का चेहरा अब भी चिंता और घबराहट से भरा हुआ था। एक बार फिर मन्नत की तरफ मुड़ी और बोली, एक बार फिर सोच ले मनु, हम बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। अगर वेदांश को पता चल गया ना कि मैं तुझे वहाँ लेकर जा रही हूँ तो सबसे पहले मेरी नौकरी जाएगी। मन्नत हंस पड़ी। उसने प्यार से अमृता का हाथ दबाया और बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू बेवजह इतना मत सोच। फिर खिड़की के बाहर गिरती बारिश को देखते हुए बोली, और वैसे भी सच तक पहुँचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अगर मैं अपनी यादें वापस चाहती हूँ तो मुझे उस रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। उसकी आंखों में इस बार अजीब सी दृढ़ता थी। मैं वादा करती हूँ ज़्यादा जोर नहीं दूंगी अपने दिमाग पर, ना ही खुद को तकलीफ दूंगी, लेकिन अब जब निकल ही पड़े हैं तो फिर पीछे लौटने का सवाल ही नहीं उठता। अमृता ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, देख, जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लगेगा और ऐसे में वेदांश तुझे मेंशन में ना पाकर परेशान हो जाएगा। मन्नत मुस्कुराई और बोली, वो हॉस्पिटल गए हुए हैं। सुबह पता चला कि मिस्टर अंगद राठौर को चोट लगी है। कैसे लगी, क्या हुआ, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब सर अपनी मॉम के साथ होंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें समय लगेगा। फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ आगे कहा, इसलिए तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। जब उनका फ़ोन आएगा तो मैं सच ही बोल दूंगी कि मैं तुझसे मिलने आई थी। और वैसे भी सोच जरा, मुंबई लौटने के बाद ये पहली बार है जब मैं अकेले कहीं निकली हूँ, और तेरे साथ, वो भी घूमने के लिए। और ऐसे भी मैं उनकी कोई गुलाम नहीं जो हर बार उनसे परमिशन लेकर ही कहीं जाऊँ। अमृता आगे कुछ नहीं बोली, वह चुप हो गई, लेकिन मन्नत अभी भी मुस्कुरा रही थी। मेरी भी अपनी लाइफ है, मुझे भी तो इस शहर को जानना चाहिए। आज तक मैं बस ऑफिस, राठौर मेंशन और कुछ गिनी चुनी जगहों तक ही सीमित रही हूँ, उसने बाहर देखते हुए कहा। लेकिन अब नहीं, अब मुझे मुंबई की हर सड़क, हर गली और अपने अतीत तक जाने वाले हर रास्ते को पहचानना है। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। वहीं दूसरी ओर वेदांश जैसे ही राठौर मेंशन के अंदर पहुंचा, वो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पूरी रात वो भी ठीक से सो नहीं पाया था। चेहरे पर साफ थकान दिखाई दे रही थी। उसने सोचा था कि पहले थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, फिर मन्नत के साथ शेखावत मेंशन के लिए निकलेगा, लेकिन जैसे उसने कमरे का दरवाज़ा खोला उसकी भवें हल्की सिकुड़ गई। कमरा खाली था, मन्नत बेड पर नहीं थी। उसने एक नज़र पूरे कमरे पर दौड़ाई, जान कोई जवाब नहीं आया। वह तुरंत वॉशरूम की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोल कर देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। फिर वह बालकनी में गया, लेकिन मन्नत वहाँ भी नहीं थी। वेदांश की आंखें हल्की गहरी हो गई, कहाँ चली गई? फिर उसने खुद ही सोचा, शायद मॉम के कमरे में होंगी, सुबह उठते ही वो वहीं चली जाती हैं। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, पहले फ्रेश हो जाता हूँ, फिर मिलता हूँ उनसे। यह सोचकर वह वॉशरूम के अंदर चला गया। कुछ देर बाद जैसे वो वॉशरूम से बाहर निकला, उसने जल्दी से कपड़े बदले और बिना समय गंवाए सीधे संध्या जी के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे पूरा यकीन था कि मन्नत वही होगी, लेकिन जैसे उसने कमरे में कदम रखा उसके कदम वहीं रुक गए। संध्या जी के पास सालू बैठी हुई थी। हालांकि उसकी जली हुई जीभ की वजह से उसके चेहरे पर तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ बैठी थी। वेदांश की नज़र एक पल के लिए उस पर गई जरूर, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें पूरे कमरे में मन्नत को ढूंढने लगी। बेड, सोफा, बैल्कनी, कमरे का हर कोना, लेकिन मन्नत वहाँ नहीं थी। वेदांश की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। उसका ध्यान अब पूरी तरह मन्नत पर था। बिना कुछ कहे वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। वहीं सालू का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोची, वाह, एक नज़र मुझे देखकर यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। मुझे तो लगा था कि मन्नत को यहाँ ना पाकर और मुझे आंटी की सेवा करते देख वो कितने खुश हो जाएंगे। जिसे जहाँ होना चाहिए वहाँ मैं बैठी हूँ।
मन्नत तो सिर्फ बातें करती है कि वह उनकी माँ का ख्याल रखेगी, लेकिन जब करने की बारी आती है तो मैं मिलती हूँ। उसने झुंझुलाकर अपने होठ भींच लिए। वहीं वेदांश की चाल तेज हो चुकी थी। उसकी नजरें लगातार इधर उधर घूम रही थी। वह पहले हॉल में गया, फिर किचन की तरफ देखा, फिर गार्डन की तरफ, लेकिन मन्नत कहीं नहीं दिखाई दी। अब उसके अंदर हल्की बेचैनी पैदा होने लगी थी। वह तुरंत बाहर लॉन में आया। उसे लगा शायद मन्नत बारिश देखने बाहर निकली होंगी या फिर पार्क एरिया में होगी, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। वेदांश ने माथे पर हाथ फेरा। उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। जान आखिर गई कहाँ? अभी तक तो कभी अकेले कहीं नहीं गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसकी आंखें एकदम गहरी हो गई। 1 मिनट, कहीं बाहर तो नहीं चली गई? यह सोचते ही वो तेजी से मुख्य गेट की तरफ बढ़ा। गार्ड उसे देखते ही सीधा खड़ा हो गया। वेदांश ने बिना किसी भूमिका से पूछा, मन्नत मैम कहाँ हैं? गार्ड ने तुरंत जवाब दिया, बॉस, मैडम तो कुछ देर पहले बाहर गई हैं। यह सुनते ही वेदांश की आंखें ठंडी पड़ गई। अकेले? जी बॉस। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वेदांश गार्ड को डांट भी नहीं सकता था, क्योंकि गलती गार्ड की नहीं थी। उसने खुद कभी किसी को यह निर्देश नहीं दिया था कि मन्नत को बाहर जाने से रोका जाए। उसकी वजह भी साफ थी। अब तक मन्नत हर समय उसके साथ ही रहती थी, और सच कहे तो वेदांश ने अभी सोचा भी नहीं था कि मन्नत इस बार उससे बिना बताए कहीं अकेले निकल जाएगी। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन अब उसकी बेचैनी बढ़ चुकी थी। तभी उसके मोबाइल की रिंग बज उठी। उसका दिल एक पल के लिए धक से रह गया। उसे लगा शायद मन्नत का फ़ोन होगा, लेकिन स्क्रीन पर कबीर का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। उधर से कबीर की आवाज़ आई, कहाँ हो वेद? आज भूल गए हो क्या? मनु को लेकर शेखावत मेंशन आना है। सभी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे बाद पूजा शुरू होने वाली है। कबीर की बात सुनकर वेदांश ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कबीर तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह गंभीर होकर पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? वेदांश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मिस मन्नत घर पर नहीं है। कबीर की भवें सिकुड़ गई। क्या मतलब? वेदांश ने कहा, वो अकेले कहीं चली गई हैं और मुझे बताया तक नहीं। अब कबीर भी गंभीर हो गया। क्या? कहाँ गई होंगी, वो भी इस हालत में? वेदांश ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज संडे है। हो सकता है कि वो अमृता से मिलने गई हो। मैं उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा छा गया। फिर कबीर बोला, ठीक है, मैं भी निकल रहा हूँ। कुछ पता चले तो तुरंत बताना, और हाँ, मनु मिले तो उन्हें अकेला मत छोड़ना। आज का दिन वैसे भी आसान नहीं है। वेदांश ने सिर्फ हूँ कहा और कॉल काट दी। वहीं शेखावत मेंशन में कबीर लगभग भागते हुए बाहर निकला। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। संजोग से उसी समय पंखुरी सामने आ गई। उसने हैरानी से पूछा, कबीर क्या हुआ? लेकिन कबीर शायद सुन भी नहीं पाया। वह जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। पंखुरी उसे जाते हुए देखती रह गई। फिर मन ही मन बोली, आज मनु आने वाली है। फिर कबीर इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? उसका दिल अचानक बेचैन हो उठा। कुछ हुआ तो नहीं है ना? आंखें बंद कर माता रानी को याद करते हुए बोली, हे माता रानी, आज बस सब ठीक रखना। सभी लोग मनु का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ मनु को ठीक रखना। वहीं वेदांश ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत शिव और लूना दोनों को कॉल करके एक्टिव कर दिया। मन्नत घर से निकली हैं, उनका लोकेशन ट्रेस करो, और जहां भी हो मुझे तुरंत अपडेट चाहिए। उसकी आवाज़ पूरी तरह शांत थी, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वो जानते थे कि उसकी यह शांति आने वाले तूफान का संकेत होती है। वह भी लगातार मन्नत और अमृता दोनों को कॉल कर रहा था, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिल रहा था, नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया से बाहर है। वेदांश की आंखें और भी गहरी होती जा रही थी। वहीं शिव भी पूरी तरह एक्टिव हो चुका था। वह लगातार दोनों नंबरों की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारिश और कमज़ोर नेटवर्क की वजह से सही लोकेशन मिल नहीं पा रही थी। बारिश अब पहले से भी ज़्यादा तेज हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजलियां चमक रही थी। कार आखिरकार उस जगह पहुंच चुकी थी। ड्राइवर ने पूछा, मैडम, हम यहाँ तक तो आ गए हैं, लेकिन अब जाना कहाँ है?
अमृता ने एक नज़र अपने बगल में बैठी मन्नत पर डाली। पूरे रास्ते की थकान और बारिश की आवाज़ के बीच शायद मन्नत को हल्की सी झपकी आ गई थी। अमृता ने गहरी सांस ली। उसका दिल लगातार धड़क रहा था। फिर धीरे से बोली, भैया कार यहीं रोक दीजिए। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दी। कार रुक गई। अमृता ने खिड़की के बाहर देखा, उसी रास्ते को, उसी जगह को जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना की, हे माता रानी, मैं मनु की जिद के आगे हार कर यहाँ तक तो ले आई हूँ, लेकिन अब आगे का रास्ता आपके हाथ में है। अगर इसकी यादें लौटानी है तो लौटा दीजिए, लेकिन इस बार इसे दर्द मत दीजिए। मैं नहीं जानती कि 3 साल पहले मनु के साथ क्या हुआ था, लेकिन इसने पहले भी बहुत कुछ सहा है। प्लीज़ इस बार नहीं। अमृता ने धीरे से मन्नत के कंधे को छुआ। मनु, मन्नत ने झटके से आंखें खोली। कुछ सेकेंड तक वो खुद को समझने की कोशिश करती रही, फिर बोली, क्या हुआ, पहुंच गए? अमृता ने हल्के से सिर हिला दिया। हाँ। मन्नत तुरंत कार से बाहर निकल गई। जैसे उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, उसकी भवें सिकुड़ गई। सामने लंबा सुनसान हाईवे फैला हुआ था। बारिश लगातार बरस रही थी, हवा भी तेज चल रही थी। मन्नत हैरानी से बोली, यह तो हाईवे है। फिर उसने अमृता की तरफ देखा। मैं तुझे यहाँ मिली थी। अमृता ने उस सड़क की तरफ इशारा किया जहाँ से उनकी कार अभी अभी आई थी। हाँ, यही रास्ता था। उसी तरफ से तू दौड़ते हुए आई थी और सीधे मेरी कार से टकरा गई थी। अमृता की बात सुनते ही मन्नत की नज़रें उसी सड़क पर टिक गई। पता नहीं क्यों उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसने उस रास्ते को गौर से देखा। बारिश में भींगा हुआ सुनसान रास्ता, दूर तक फैली सड़क और उसके अंदर उठती अजीब सी घबराहट। मन्नत ने अनजाने में अपनी उंगलियां आपस में कस ली। फिर धीमे से बोली, मतलब मुझे इसी रास्ते पर चलना होगा। अमृता का दिल बैठने लगा। उसने तुरंत कहा, मनु, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें वेदांश को कॉल कर देना चाहिए। मन्नत हल्का सा मुस्कुराई। कॉल कर दूंगी, लेकिन तू इतना डर क्यों रही है? रास्ते मेरे हैं, अतीत मेरा है। डरना तो मुझे चाहिए ना, लेकिन डर तू रही है। फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, देख, तू यदि ऐसी बातें करेगी तो सच में मुझे भी डर लगने लगेगा। चल अब चलते हैं। लेकिन सच यह था कि अब डर सिर्फ अमृता को नहीं लग रहा था, मन्नत को भी कुछ अजीब महसूस होने लगा था। वो धीरे धीरे उसी रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। पहले एक कदम, फिर दूसरा। बारिश लगातार उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बारिश पर नहीं था। उसका ध्यान अपने अंदर उठ रही उस बेचैनी पर था, जिसका कारण वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। मन्नत और अमृता काफ़ी दूर तक निकल आए थे, लेकिन अब तक मन्नत के दिमाग को कोई बड़ा ट्रिगर नहीं मिला था। यह बात मन्नत को अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। जिस उम्मीद के साथ वो यहाँ आई थी, वह उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही थी। बारिश में उनके कपड़े भी हल्के हल्के भीग चुके थे। अमृता ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे लगता है मनु, शायद हम गलत जगह आ गए हैं। देख, हम इतना दूर निकल आए हैं, लेकिन तेरे दिमाग ने एक बार भी कोई रिएक्ट नहीं किया। शायद इस रास्ते का तेरी यादों से कोई लेना देना ही नहीं है। चल वापस चलते हैं। बारिश भी बहुत तेज हो रही है। हम दोनों पूरी तरह भीग चुके हैं और यह छोटा सा छाता भी अब किसी काम का नहीं रहा। यहाँ गाड़ियाँ मिलना भी मुश्किल है। हमें हाईवे पर जाकर ही कैब बुक करनी होगी। मन्नत ने आसमान की तरफ देखा और मायूसी में बुदबुदाई, हे माता रानी, क्यों मेरा दिल, मेरा शरीर और मेरी रूह सब उस सच को ढूंढना चाहता है, लेकिन वह मिल नहीं रहा है। जब मैं नहीं ढूंढना चाहती थी, तब तो जरा सी आहट पर मेरा दिमाग कांप उठता था, और आज जब मैं खुद उस सच के सामने खड़ी हूँ तो सब कुछ इतना शांत क्यों है? अगर सच में मेरी कोई याद बाकी है तो बस एक बार रास्ता दिखा दीजिए, बस एक बार। माँ, उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर बारिश में खो गए। वह दोनों वापस लौटने का मन बना ही रही थी कि तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी, टन टन टन। मन्नत के कदम जैसे वहीं जम गए। उसने हजारों बार मंदिरों की घंटियां सुनी थी, लेकिन इस आवाज़ ने उसके अंदर एक अजीब सी सिहरन और बेचैनी पैदा कर दी। अमृता भी शक पका गई।
मन्नत ने अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ाई और पूछी, तूने सुना अम्मू? अमृता ने हैरानी से पूछा। क्या? मन्नत ने झुंझुलाकर कहा। अरे वो घंटी की आवाज़। अमृता ने कहा। हाँ सुनी, लेकिन इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? उदयपुर में भी तो हम घंटियों की आवाज़ सुनते ही थे। मन्नत ने गंभीर होकर कहा। नहीं अम्मू, ये वो आवाज़ नहीं है। पता नहीं क्यों, पर इस आवाज़ को सुनकर मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा है। अगर यहाँ कोई मंदिर है तो हमारा दर्शन करना बनता है, हमें वहीं चलना चाहिए। अमृता ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और परेशान होकर बोली, लेकिन हम मंदिर ढूंढेंगे कहाँ मन्नू? यह पूरा इलाका कितना सुनसान है। देख, अब हमें लौट जाना चाहिए। सच कहूँ तो अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मन्नत ने झुंझुलाकर उसकी तरफ देखा। क्या हर बात पर तुझे डर ही लगता रहता है? डर लग रहा है, डर लग रहा है। अरे क्या हम कोई हॉरर फिल्म डायरेक्ट करने आए हैं? अमृता ने मुंह बनाया लेकिन कुछ नहीं बोली। मन्नत ने गहरी सांस ली और थोड़ी गंभीर होकर बोली, देख अम्मू, तुझे जाना है तो तू जा सकती है, लेकिन मैं अब यहाँ से नहीं लौटने वाली हूँ। और तू अच्छी तरह से जानती है कि इस वक्त मैं कितनी परेशान हूँ। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। हर दिन हर पल ऐसा लगता है जैसे कोई अधूरा सच मुझे पुकार रहा हो। और ऐसे भी तू अच्छी तरह से जानती है, जब भी मैं परेशान होती हूँ मैं माता रानी के पास जाती हूँ। उसने दूर कहीं देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन दिल कह रहा है कि यहाँ कहीं माता रानी का मंदिर है और मैं उनके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। अमृता ने फिर उसे समझाने की कोशिश की। मनु प्लीज़ मेरी बात तो सुन। लेकिन मन्नत ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। बस अब और नहीं। फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अब तक यादें ट्रिगर नहीं हुई है ना, तो आगे भी नहीं होगी। हम बस मंदिर जाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे और फिर तुरंत वापस निकल जाएंगे। ये कहकर मन्नत आगे बढ़ गई। अमृता ने माथे पर हाथ मारा और बुदबुदाई, हे माता रानी, अब आपकी ही जिम्मेदारी है। और फिर मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ी। कुछ दूर कदम चलने के बाद मंदिर की घंटियों की आवाज़ और भी साफ सुनाई देने लगी। हालांकि रास्ता अब भी सुनसान था। बारिश लगातार तेज हो रही थी, ठंडी हवाएं बह रही थी और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे मन्नत की सांसें भारी होने लगी थी। उसका दिमाग जैसे किसी अनजानी हलचल से गुजर रही थी, लेकिन इस बार वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह अपने चेहरे पर सामान्य भाव बनाए रखना चाहती थी ताकि अमृता घबराए नहीं। हालांकि उसके कदम जो अभी तक तेजी से बढ़ रहे थे अब धीमे पड़ने लगे थे। उसकी उंगलियां अनजाने में मुट्ठियों में बदल रही थी। वहीं दूसरी तरफ वेदांश, कबीर, शिव, लूना और मयंक अलग अलग दिशाओं में मन्नत को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। वेदांश खुद ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ब्लूटूथ पर सभी लोग जुड़े हुए थे। तभी वेदांश ने कहा, शिव, कुछ मिला? उधर से शिव की गंभीर आवाज़ आई, किंग, लोकेशन बार बार ब्लैंक हो रही है। लगता है जिस एरिया में वे लोग हैं वह नेटवर्क बहुत कमज़ोर है। मैं लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। कबीर भी उतना ही परेशान था। वह बोला, मनु इस तरह बिना बताए कैसे जा सकती हैं? लेकिन इस बार वेदांश ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस वक्त वह खुद हजारों सवालों में उलझा हुआ था। उसने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसकी आंखें सड़क पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाया, 3 साल गुजर गए जान, लेकिन आपकी पुरानी आदतें नहीं बदली। उसने गहरी सांस ली। बिना बताए निकल जाना, मुझे परेशान करना और फिर खुद को किसी मुसीबत में डाल लेना। उसकी आंखों में दर्द उतर आया। आखिर मिलता क्या है आपको मुझे इस तरह तड़पाने में? क्या आपको अंदाज़ा भी है कि इस वक्त मेरे ऊपर क्या गुजर रही है? उसने स्टीयरिंग पर पकड़ और भी मजबूत कर ली। आपको ढूंढते ढूंढते मेरी जान निकल रही है और आप हैं कि पता नहीं किस जिद में निकल गई। उसके जबड़े भिज गए। मैं गुस्से में हूँ जान, बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा डरा हुआ हूँ। उसकी आंखों में बेबसी उतर आई, क्योंकि मैं एक बार आपको खो चुका हूँ और दूसरी बार खोने की हिम्मत मुझ में नहीं है। उसने आंखें एक पल के लिए बंद की। 3 साल पहले का हर दर्द, हर इंतज़ार, हर टूटी हुई रात जिसे फिर से उसके सामने खड़ी हो गई हो। आप जानती भी नहीं हैं कि आपको दोबारा खोने का ख्याल भी मुझे अंदर से ख़त्म कर देता है। उसकी सांस भारी हो गई। वादा है जान,
अगर इस बार आपने खुद को जरा सी भी तकलीफ दी या फिर मुझे छोड़कर जाने की कोशिश की तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसकी आंखें नम हो गई और अगले ही पल उसके होठों से टूटी हुई आवाज़ निकली, नहीं, सच तो यह है कि मैं खुद को माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि हर बार आपको संभालने का वादा मैं करता हूँ और हर बार आप मेरी आंखों के सामने दर्द में पहुँच जाती हैं। यह सोचकर ही उसकी आंखें खतरनाक रूप से गहरी हो गई। वही मन्नत और अमृता आखिरकार मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही मन्नत की नज़र मंदिर पर पड़ी, उसके भीतर कुछ अजीब सा होने लगा। दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई, सांसें बेकाबू होने लगी, आंखों के सामने जैसे धुंधलापन छाने लगा, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाले हुए थी। मंदिर को देखकर अमृता की भी आंखें फैल गई थी। वह मुंबई से थी, बचपन से लेकर जवानी गुजरी थी, लेकिन उसे भी इस मंदिर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मंदिर बेहद पुराना था, समय की मार उसके पत्थरों पर साफ दिखाई दे रही थी। मन्नत लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हर सीढ़ी के साथ उसके भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंच रही थी, वैसे वैसे उसके आसपास की दुनिया धुंधली पड़ती जा रही थी और तभी उसकी नज़र सीधे माता रानी की मूर्ति पर जाकर टिक गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। मन्नत उस चेहरे को देखती रह गई, जैसे वह इस मूर्ति को पहचानती हो, जैसे उसका इस जगह से कोई रिश्ता हो। उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था। वही अमृता का दिल बुरी तरह घबराने लगा था। उसने तुरंत मन्नत का हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ मनु, खुद को ट्रिगर मत कर, प्लीज़ खुद को संभाल। लेकिन मन्नत ने धीरे से उसका हाथ हटा दिया और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है मुझे अम्मू, कोई यादें ट्रिगर नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना चलने की वजह से थोड़ा थक गई हूँ बस। लेकिन उसकी आवाज़ खुद उसका साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि वह खुद महसूस कर रही थी कि उसके भीतर कुछ जाग रहा है, कुछ ऐसा जो बहुत लंबे समय से सोया हुआ था। वो धीरे धीरे घुटने के बल बैठ गई। किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने अपनी नज़रें माता रानी की मूर्ति पर टिका दी और फिर अचानक सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। मंदिर, बारिश, अमृता, सब जैसे धीरे धीरे उससे दूर जाने लगे। उसकी सांसें भारी होने लगी, दिल की धड़कनें तेज हो गई और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक साफ दृश्य उभरा। एक क्लिनिक, सामने बैठी एक लेडीज डॉक्टर और उनके ठीक सामने बैठी हुई वह खुद। उसके हाथों में एक रिपोर्ट थी, हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। डॉक्टर कुछ कह रही थी, बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहा था, बस उनके चेहरे की गंभीरता दिखाई दे रही थी। फिर अचानक दृश्य बदल गया। वह खुद को समुद्र किनारे बैठी देख रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लहरों की आवाज़ थी और वह टूटी हुई आवाज़ में खुद से बातें कर रही थी, रो रही थी, बिखरी हुई थी, जैसे किसी सच ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी हो। अब क्या करूं मैं, उसकी अपनी ही आवाज़ उसके कानों में गूंजी। अगले ही पल फिर दृश्य बदल गया। अब उसके सामने संध्या जी थी, नूतन जी भी वहीं खड़ी थी। माहौल बेहद भारी था, उनके चेहरे पर चिंता थी और खुद मन्नत बेहद बेचैन, बेहद परेशान लग रही थी। एक एक दृश्य उसकी आंखों के सामने चमकता जा रहा था, कोई रुक नहीं रहा था, कोई थम नहीं रहा था। फिर अचानक वैभव, उसका नाम, उसका चेहरा, उसकी तलाश, उससे जुड़े हर सवाल, हर शक, हर दर्द, सब एक साथ लौटने लगे। अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके अतीत की बंद किताब किसी ने खोल दी हो और उसके पन्ने तेज हवा में अपने आप पलट रहे हो। उसके कानों में सैकड़ों आवाज़ें गूंजने लगी, संध्या जी की आवाज़, वेदांश की आवाज़, वैभव की आवाज़, कबीर, पंखुरी, नूतन जी, हर आवाज़ एक साथ उसके दिमाग में गूंज रही थी। मन्नत ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। दर्द अब असहनीय हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फट जाएगा। वहीं अमृता बुरी तरह घबरा गई थी। वह लगातार उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। मनु, मनु मेरी तरफ देख, प्लीज़ खुद को संभाल। लेकिन अब मन्नत का दिमाग किसी के बस में नहीं था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो चुकी थी और बरसों से उसके दिमाग पर पड़े अंधेरे के पर्दे एक एक करके हटने लगे थे। सच, यादें, दर्द, धोखे, मोहब्बत सब वापस लौट रहे थे और इस बार
कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। अमृता उसकी हालत देखकर पूरी तरह घबरा गई थी, क्योंकि मन्नत बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अमृता ने माता रानी की तरफ देखकर कांपती हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ माँ, प्लीज़ इसे संभाल लीजिए, प्लीज़ मेरी मनु को कुछ मत होने दीजिए। लेकिन मन्नत शायद बहुत दूर निकल चुकी थी। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे, क्योंकि जो आवाज़ें वो सुन रही थी, जो दृश्य उसके सामने खुल रहे थे, वह उसके दिल को चिर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सीना फट जाएगा। और फिर आखिर में उसके सामने आयुष और अधिराज जी के चेहरे के साथ एक भयानक धमाका गूंजा, बम ब्लास्ट। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। उसका दिमाग स्थिर हो गया, शरीर स्थिर हो गया और वह वहीं मंदिर के फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। मन्नू, अमृता चीख पड़ी। वह तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गई और उसके चेहरे को थपथपाने लगी। मनु प्लीज़, प्लीज़ अपनी आंखें खोल, मनु मुझसे बात कर। लेकिन मन्नत बिल्कुल शांत पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें चल रही थी, लेकिन शरीर बिल्कुल निश्चल था। अमृता के हाथ कांपने लगे। वह तुरंत अपना फ़ोन निकाल कर लूना को कॉल करने लगी, लेकिन वहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं क्या करूं? मैं किसे फ़ोन करूं? मुझे क्या ज़रूरत थी तुझे यहाँ लाने की? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी मन्नू। अमृता पूरी तरह घबरा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ शिव की आवाज़ ब्लूटूथ पर गूंजी, किंग, लास्ट नेटवर्क पिंग इसी एरिया में मिला था, इसके आगे कुछ भी ट्रेस नहीं हो रहा है। मैं की भव्य सिकुड़ गई। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है मनु, इस एरिया में अमृता के साथ क्या कर रही हैं? यह मुंबई का वो हिस्सा नहीं है जहां वो कभी आती जाती रही हो। आखिर उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? कबीर के चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह गंभीर स्वर में बोला, कहीं अमृता हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है, या फिर कोई ऐसी बात है जो उसने हमें बताई नहीं है? आखिर हमारी मनु को यहाँ लाने की वजह क्या हो सकती है? लेकिन वेदांश को जैसे उनकी एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखें शिकारी की तरह चारों तरफ घूम रही थी। बारिश लगातार तेज हो रही थी। हवा में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। वेदांश का दिल जाने क्यों बार बार अशुभ संकेत दे रहा था। उसकी मुठ्ठियाँ कसती जा रही थी। अचानक दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ के साथ ही वेदांश के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसकी नज़र तुरंत उसी दिशा में उठी जहाँ से घंटियों की आवाज़ आ रही थी। ना जाने क्यों उसके दिल ने जोर से कहा, जान वही है। कोई सबूत नहीं था, कोई तर्क नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा एहसास। सभी लगभग भागते हुए मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। हर कदम के साथ वेदांश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे कोई अनहोनी उसका इंतजार कर रही हो। और फिर सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही उसकी नज़र सामने पड़ी। फर्श पर बेहोश पड़ी मन्नत, उसके पास घुटनों के बल बैठी रोती हुई अमृता। और वह दृश्य देखकर पहली बार वेदांश के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। आंखें खतरनाक रूप से गहरी हो गई थी। वहीं कबीर, लूना, मयंक, शिव सभी की सांसें थम गई थी। पूरा शेखावत परिवार भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। आज के दिन वो सब मन्नत के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। मन्नत का घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि आज ही कियारा की बरसी भी थी। जिस दिन उन्हें अपनी पहली बेटी को याद करके उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी थी, उसी दिन उनकी दूसरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। आईसीयू के बाहर पूरा शेखावत परिवार बैठा था। दिव्या जी की आंखें लगातार बह रही थी। केशव जी बार बार भगवान का नाम जप रहे थे। राजवीर जी की उंगलियां कांप रही थी। वहीं पंखुड़ी कबीर के कंधे पर सिर टिकाए रो रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। आज कियारा की बरसी थी, लेकिन किसी के मन में बरसी का ख्याल तक नहीं बचा था। सबकी दुनिया इस वक्त सिर्फ एक नाम पर आकर रुक गई थी, मन्नत। वहीं वेदांश कुछ दूरी पर खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था, इतना शांत कि उसे देखकर डर लग रहा था। उसकी आंखें आईसीयू के दरवाजे पर टिकी थी। ना कोई आंसू, ना कोई बेचैनी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई बता रही थी कि अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे अगर इस वक्त किसी ने उससे एक भी गलत बात कह दी तो सचमुच पूरा हॉस्पिटल जला देगा। उसकी मुठ्ठियाँ इतनी कस चुकी थी कि नसें साफ उभर आई थी। वहीं दूसरी तरफ अमृता पूरी तरह
टूट चुकी थी। उसके हाथ अब भी काँप रहे थे। बार बार उसकी आंखों के सामने वही दृश्य आ रहा था, मंदिर, मन्नत का तड़पना और फिर अचानक बेहोश होकर गिर जाना। वो खुद को ही दोष दे रही थी। अगर मैं उसे वहाँ ना ले जाती, अगर मैं उसकी बात ना मानती तो शायद यह सब ना होता। वहीं आईसीयू के अंदर माहौल और भी भारी था। लूना अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। वह बार बार मन्नत के वाइटल्स चेक कर रही थी, दवाइयाँ बदल रही थी, उसे रिस्पॉन्ड कराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मन्नत का शरीर जैसे किसी और ही लड़ाई में उलझा हुआ था। उसकी सांसें चल रही थी, दिल भी धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग किसी गहरे अंधेरे में फंसा हुआ था। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि हर गुजरते मिनट के साथ उसकी सांसें और धीमी होती जा रही थी। आईसीयू में मशीनों की बीप बीप की आवाज़ गूंज रही थी और बाहर बैठे हर इंसान का दिल उसी आवाज़ के साथ धड़क रहा था। तभी एक डॉक्टर ने घबराकर कहा, डॉक्टर लूना, हमारी कोशिशें बेकार जा रही है। इनका दिमाग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। यह सुनते ही लूना का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखें लाल पड़ गई। बकवास मत कीजिए, वो लगभग चिल्ला पड़ी। हमारा काम हार मानना नहीं है। जब तक इनकी सांसें चल रही है तब तक उम्मीद जिंदा है। कोई भी डॉक्टर इनके लिए नो होप शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन भीतर ही भीतर लूना टूट रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। हे माता रानी, प्लीज़ मन्नू को वापस भेज दो। जो भी कीमत लेनी हो मुझसे ले लो, लेकिन मन्नू को वापस भेज दो, वरना सब तबाह हो जाएगा। किंग का वजूद मिट जाएगा। वहीं मन्नत जैसे किसी दूसरी दुनिया में भटक रही थी। चारों तरफ सिर्फ धुंध थी, अंतहीन सन्नाटा, और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बस चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, जैसे इस दुनिया से बहुत दूर निकल जाना चाहती हो। अचानक उसके कदम रुक गए। सामने एक परिचित चेहरा खड़ी थी। मन्नत की सांसें अटक गई। उसके धीरे से होठों से फुसफुसाहट निकली, आलिया। सामने आलिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। वही मासूम मुस्कान, वही अपनापन, वही मुस्कान जो हर बार तब दिखाई देती थी जब मन्नत पूरी तरह टूट जाती थी। तो क्या सच में मन्नत की सारी यादें वापस आ चुकी है? आलिया को अपने सामने देखकर मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। वहीं आईसीयू में मन्नत की सांसें हर पल कमज़ोर होती जा रही है और डॉक्टरों की उम्मीद भी टूटने लगी थी। क्या मन्नत मौत के इस अंधेरे से वापस लौटेगी? आखिर आलिया उससे क्या बताने आई है? और जब वेदांश को पता चलेगा कि मन्नत की यादें लौट चुकी है तो उनकी ज़िंदगी में कौन सा नया तूफान आएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मन्नत एक जुनून भाग 32। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आज का एपिसोड कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।